हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 7th स्टैंडर्ड। हिंदी का लेसन 4th शब्द संपदा हम देख रहे हैं। इसे शुरू करने के पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चों का फ़ायदा हो सके। चलिए हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। इसे लिखा है डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे। इनका जन्म 7 अगस्त 1942 को गुलबर्गा कर्नाटक में हुआ। इनकी लगभग 65 पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं और अनुवाद का समाजशास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन इनके उल्लेखनीय रचनाएं हैं। यह एक प्राध्यापक, उत्कृष्ट लेखक, अनुवादक और समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए उनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। मतलब शब्दों में कितनी शक्ति होती है, यह इस लेसन में इन्होंने बताया है। चलिए हम लेसन स्टार्ट करते हैं। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई, वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। तो यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है कि आदिम अवस्था में, मतलब जब मनुष्य आदि मानव के रूप में था, तो सबसे पहले तो वह उसी अवस्था में, एक जंगल में रहने वाली अवस्था में रहता था। लेकिन धीरे धीरे उसका जो मस्तिष्क है ना, वह विकसित हुआ, और जब विकसित हुआ है तो सबसे पहले भाषा की खोज हुई। अब भाषा आज हम जो भी बोलते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की भाषा हो, तो उसमें सभी की प्रोग्रेस या प्रगति जुड़ी हुई रहती है। दुनिया की जितनी भी ज्ञान शाखा निर्माण हुई है, दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए हैं, वह सब किस कारण हुए हैं? तो भाषा के कारण। तो भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। अब शब्दों को हम उलट पलट कर बोलेंगे तो वह अच्छी भाषा नहीं कहलाएगी, लेकिन उसे अगर हम अच्छी तरह से एक वाक्य की रचना के अनुसार शब्दों का अच्छी तरह से क्रमबद्ध संयोजन करना, मतलब कलेक्शन करना, और फिर उसको सेंटेंस के रूप में बोलना या वाक्य के रूप में बोलना, तो यह भाषा कहलाई जाती है। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं, और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। देखिए यहाँ एकदम हमें अच्छी तरह से समझ में आता है कि अगर हम अच्छे शब्दों का, अच्छी भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम एक दूसरे से जुड़ेंगे। अच्छी भाषा की वजह से हमारी मित्रता बढ़ेगी और हमारे जो संबंध अच्छे बनेंगे। लेकिन अगर उन्हीं शब्दों को हम गलत तरीके से हम उपयोग करेंगे तो हमारी जो मित्रता है या फिर जो अच्छे रिश्ते हैं वह टूट भी सकते हैं। इसलिए मनुष्य ही मनुष्य को जोड़ता है, किसकी वजह से? भाषा की वजह से। और मनुष्य मनुष्य को तोड़ता है, किस वजह से? भाषा की वजह से। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। देखिए विज्ञान की दृष्टि से जो अक्षर और ध्वनि के चिन्ह हैं वो सब निर्जीव हैं, लेकिन मनुष्य क्या करता है? उन शब्दों को अर्थ देता है, उन्हें जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ लोग शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें सुनकर भी हमें हंसी आती है, और कुछ लोग क्या करते हैं? हंसाने के लिए भी कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। देखिए कुछ तो शब्द ऐसे होते हैं कि मनुष्य अगर किसी दूसरे मनुष्य को गलत अर्थों में प्रयोग करके बोले तो उससे तकलीफ होती है सामने वाले मनुष्य को, जो भी उसे सुनता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके सिर्फ उच्चारण मात्र से ही मनुष्य क्या होता है? व्यथित, यानी एकदम टूट सा जाता है। कई बार तो ऐसे शब्दों को सुनकर वो रोने भी लगता है। कुछ लोग बड़े प्रिय होते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी बहुत प्रिय होते हैं। उन्हें बार बार सुनने की, गुनगुनाने की इच्छा होती है।
एक और कुछ शब्द धोखा देने वाले होते हैं, कुछ निरर्थक होते हैं, तो दूसरी और कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। जैसे देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिन्हें सुनकर ही हमें रोने जैसा लगने लगता है। कुछ शब्द हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे कुछ गीत हैं उनके शब्द हमें अच्छे लगते हैं तो हम उन्हें गुनगुनाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो धोखा देने के लिए प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द निरर्थक यानी जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता, ऐसे होते हैं। और उसके अलावा कुछ शब्द बहुत सज्जन, सात्विक, सभ्य और सुसंस्कृत होते हैं। कैसे शब्द सभ्य सुसंस्कृत होते हैं? जो हम सभ्य तरीके से बोलते हैं, जिनका संयोजन हम सभ्य तरीके से करते हैं, ऐसे शब्द क्या होते हैं? सुसंस्कृत होते हैं। कुछ शब्द निष्क्रिय बना देते हैं। कुछ मत करो, जो भाग्य में है वो तो मिल ही जाएगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। देखिए ऐसे कुछ शब्द होते हैं, ऐसे कुछ वाक्य होते हैं जो हमें क्या बना देते हैं? निष्क्रिय। अगर कोई ऐसा ही बोलते रहेगा जो तुम्हारे भाग्य में होगा वो तुम्हें मिलेगा, तुम कुछ नहीं भी करोगे तो भी मिलेगा, तो ऐसे शब्द क्या करेंगे? वास्तव में व्यक्ति को निष्क्रिय बना देंगे। ठीक है ना। न्यूटन ने कहा है कि किसी भी काम की सफलता के लिए 90% परिश्रम की, 5% बुद्धि की और 5% संयोग की ज़रूरत होती है। परंतु याद रखें, किसी भी काम को पूर्णत्व देने के लिए 90% कठोर परिश्रम की ज़रूरत होती है। ऐसे शब्द जो हमें निष्क्रिय करते रहते हैं उन्हें हमें अपने जीवन व्यवहार से बाहर करना चाहिए। लेखक हमें यहाँ पर समझा रहे हैं। देखिए न्यूटन ने भी समझाया कि 90% अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे तो हमें किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी। 5% बुद्धि की आवश्यकता होती है, 5% संयोग की। तो किसी भी काम को करने के लिए कठोर परिश्रम की ज़रूरत होती है। अगर हम बैठे बैठे ही सोचें कि हमारे कुछ काम सफल हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है। जब तक हम कठोर परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हमारे काम सफल नहीं होते हैं। तो लेखक हमें कहते हैं कि जो भी शब्द हमें निष्क्रिय बना रहे हैं, ऐसे जो नकारात्मक शब्द हैं उन्हें हमें अपने जीवन से बाहर निकाल देना चाहिए। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो आप सबसे घुल मिल सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते। देखिए आज हम बहुत सारी बोली भाषा बोलते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी दूसरी भाषाओं के शब्द भी हमारी भाषा में मिल जाते हैं। जैसे अब अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो बहुत सारे अंग्रेजी के शब्द हो गए या फिर उर्दू के शब्द हो गए, मराठी के शब्द हो गए, तो ऐसे करके एक मिश्रित भाषा बन जाती है। और ये शब्द बाहरी भाषा के दूसरी भाषा में इस तरह से मिल जाते हैं जैसे पता ही नहीं पड़ता कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं। तो ऐसे कुछ शब्द क्या होते हैं? मित्र शब्द कहलाते हैं। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहाँ की भाषाओं में वो घुल मिल गए। अब हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रदेशों की भाषाएं अलग अलग हैं, लेकिन हर एक भाषाओं में अंग्रेजी के शब्द प्रयुक्त होते हैं, यूज़ होते हैं। तो इसका मतलब है कि यह जो शब्द होते हैं भाषा में घुल मिल जाते हैं। जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन आदि। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं, वैसे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार हैं परंतु सब नहीं। कुछ शब्द तो अंत तक अपने स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं, अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जैसे बस, रेल, कार, रेडियो स्टेशन, ये शब्द आज हमारी भाषा में एकदम घुल मिल गए हैं। तो हम जब अपनी भाषा बोलते हैं तो इन्हें इन्हीं रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो लेखक कहते हैं कि अन्य भाषा के साथ यह मिल जाते हैं और इनका स्वतंत्र रूप खत्म सा हो जाता है। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे भी पाए जाते हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। अब वे शब्द हिंदी के ही बने हैं, जैसे हिंदी संस्कृत से वर्षगांठ, मांग पत्र, हिंदी अरबी फारसी से थानेदार, किताब घर, अंग्रेजी संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग। तो देखिए यहाँ दो अगर भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं तो किस तरह से, जैसे हिंदी संस्कृत से क्या शब्द बना? वर्षगांठ, मांग पत्र। हिंदी अरबी फारसी से थानेदार, किताब घर बन गया। अंग्रेजी और संस्कृत से रेल यात्री, रेडियो तरंग, ऐसे शब्द बने। अब अरबी फारसी, अंग्रेजी से बीमा पॉलिसी आदि, इन शब्दों से हिंदी का भी शब्द संसार समृद्ध हुआ। तो हिंदी शब्द का जो संसार है या हिंदी भाषा किस तरह से समृद्ध हुई? तो बहुत सारी अलग अलग भाषाएं इसमें मिल गई, जैसे फ़ारसी है, उर्दू है, अरबी है, तो और अंग्रेजी, इन भाषाओं को मिलकर हिंदी का भी जो शब्द संसार है वह बहुत समृद्ध हो गया।
कुछ शब्द अपने माँ के इतने लाडले होते हैं कि वे माँ यानी मातृभाषा को छोड़कर औरों के साथ जाते ही नहीं। कुछ शब्द बड़े बिंदास होते हैं, वे किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना लेते हैं। तो इसका उदाहरण तो हम देख ही रहे हैं कि जो शब्द बिंदास होते हैं, जैसे हिंदी में हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो यह शब्द बिंदास ही माने जाएंगे। शब्दों के इस प्रकार बाहर जाने और अन्य अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। तो हमारी भाषा समृद्ध कब होती है कि जब बाहर की भाषाओं के कुछ शब्द हमारी भाषा में मिश्रित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तब हमारी भाषा क्या होती है, या कोई भी भाषा जो है वह समृद्ध हो जाती है। विशेषता वे शब्द जिनके लिए हमारे पास प्रतिशब्द नहीं होते, ऐसे हजारों शब्द जो अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, फारसी से आए हैं, उन्हें आने दीजिए, जैसे ब्रश, रेल, पेंसिल, रेडियो, कार, स्कूटर, स्टेशन आदि। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी भाषा से हम हिंदी भाषा में मिल गए हैं, तो इन्हें हम जैसे हैं वैसे ही प्रयोग करते हैं। परंतु जिन शब्दों के लिए हमारे पास सुंदर शब्द हैं, उनके लिए अन्य भाषाओं के शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारे पास माँ के लिए, पिता के लिए सुंदर शब्द है, जैसे माई, अम्मा, बाबा, अक्का, अन्ना, दादा, बापू आदि। अब उन्हें छोड़ हम मम्मी, डैडी कहना अपनी भाषा के सुंदर शब्दों को अपमानित करना है। तो लेखक हमें बता रहे हैं कि ठीक है, अगर हम कोई भी शब्द बाहर की भाषा का अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं तो वो तब अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ हमारी भी भाषा के शब्द बहुत अच्छे होते हैं, जैसे हम अपने माता पिता के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो हमारी भाषा में बहुत अच्छे होते हैं। तो हमें उन्हें छोड़कर अंग्रेजी भाषाओं के शब्दों का उच्चारण अपने माता पिता के लिए नहीं करना चाहिए। हमारे मुख से उच्चारित शब्द हमारे चरित्र, बुद्धिमत्ता, समझ और संस्कारों को दर्शाते हैं, इसलिए शब्दों के उच्चारण के पूर्व हमें सोचना चाहिए। अब अगर हम अच्छे शब्द बोलेंगे तो हमारे संस्कार उससे प्रतीत होंगे। अगर गलत शब्द शैली का प्रयोग करेंगे तो उससे हमारे संस्कार खराब नजर आएंगे। कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना और लिखना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से, परिश्रम से साध्य हो सकती है। मात्र एक गलत शब्द के उच्चारण से वर्षों की दोस्ती में दरार पड़ सकती है। अब किस समय, किसके सामने, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसे अनुभव, मार्गदर्शन, वाचन और संस्कारों द्वारा ही सीखा जा सकता है। सुंदर, उपयुक्त और अर्थमय शब्दों से तो जो वाक्य परीक्षा में लिखे जाते हैं, इस कारण की अच्छी श्रेणी प्राप्त होती है। अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग हमेशा हानिकारक होता है। लेखक हमें बता रहे हैं कि गलत शब्दों का उच्चारण अगर हम करते हैं तो हमारी मित्रता में, दोस्ती में भी दरार पड़ती है। तो अगर अच्छे शब्द हम अपने लिए या दूसरों के लिए प्रयोग करेंगे तो उससे हमारे संस्कार भी अच्छे बनेंगे और अच्छी शब्दों के प्रयोग से हम परीक्षा में भी अच्छे नंबर ला सकते हैं, अच्छे अंक ला सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वयं की शब्द संपदा है। इस शब्द संपदा को बढ़ाने के लिए साहित्य के वाचन की ज़रूरत होती है। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानने के लिए शब्दकोश की ज़रूरत होती है। देखिए, अगर हम अच्छी तरह से रोज़ वाचन करेंगे, अपनी वाचन संस्कृति को हम विकसित करेंगे, तो हमारा शब्दकोश बढ़ेगा, हमारी शब्द संपदा बढ़ेगी। शब्दकोश का एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ोगे तो शब्द संपदा की शक्ति का पता चल जाएगा। लेखक हमें बताते हैं कि अगर हम वाचन संस्कृति को बढ़ाएंगे, हम रोज ही पढ़ेंगे तो हमारा शब्दकोश भी बढ़ेगा और हमारी शब्द संपदा भी बढ़ेगी। तो अब तय करो कि अपनी शब्द संपदा बढ़ानी है। इसके लिए वाचन संस्कृति को बढ़ाओ, पढ़ना शुरू करो, तुम भी शब्द संपदा के मालिक बन जाओगे। तो लेखक हम सभी को समझा रहे हैं कि हम अगर वाचन संस्कृति का पालन करेंगे, मतलब रोज हम एक पन्ना रोज एकाग्रता से पढ़ेंगे, तो हमारी जो शब्द संपदा भी बढ़ेगी और बहुत सारे शब्दों के शब्दकोश के हम मालिक बन जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर लेसन है। इसके शब्दार्थ देखिए। नए शब्द हैं तकलीफ मतलब परेशानी, निष्क्रिय यानी कृतिहीन, कुछ भी काम नहीं करना, मिलनसार मतलब मिलजुल कर रहने वाले। इसमें मुहावरे दिए हैं। दरार पड़ना मतलब दूरी बढ़ना, अनाप शनाप बोलना मतलब निरर्थक बातें करना। तो यह हमारा यहाँ पे लेसन जो है ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं इसके साथ ही आपको दूंगी।